जी मित्रों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अभिवादन। आप सभी को याद होगा कि मैं आपको अक्सर याद दिलाता रहा हूँ, ख़ासकर ये जो भारत और अमेरिका और यूरोप के जो संबंध हैं, इनको लेकर मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि जिस नज़रिए से ये लोग भारत और रूस के संबंधों को देखते हैं, उसमें जो कुछ पब्लिक में कहा जाता है, जो पब्लिक पोस्चरिंग होती है, वो एक अलग चीज़ है। और एक जो पर्दे के पीछे जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जो डिप्लोमैटिक लेवल पे चीज़ें चल रही होती हैं, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। और कम से कम इस संबंधों में जो भारत-यूरोप और भारत-अमेरिका के जो संबंध हैं, इनको लेकर अगर आप पाएँ, तो आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों ने इस बात को बार-बार साबित किया है कि जो कुछ पब्लिक में कहा जा रहा होता है, उससे कहीं ज़्यादा कुछ पर्दे के पीछे हो रहा होता है, जिसको देखे जाने की ज़रूरत, समझे जाने की ज़रूरत होती है। मैं आपको इस बारे में अक्सर याद दिलाता रहा हूँ इस बात को कि जो आपको अखबारों में, मीडिया में पढ़ने में आ रहा है, उसको आप पढ़ें ज़रूर, बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ चल रहा होता है, जो असली मायने रखता है, जो व्यावहारिक रूप से ज़मीन पर जो राजनीति की जा रही होती है, वहाँ पर वो अप्लाई होती है। मैं उसको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ और बार-बार मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिया है, जैसे कि जिस समय भारत रशिया से तेल ले रहा था और यहाँ पे रिफाइन करके आगे दे रहा था। आप ज़रा सोचिए कि उस समय पर अमेरिका भी हल्ला मचा रहा था, यूरोप भी हल्ला मचा रहा था, जगह-जगह क्योंकि जो कॉन्फ्रेंसेज़ हो रही थी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के ऊपर या थिंक टैंक्स की, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन्स रेज़ किए जा रहे थे। लेकिन आप पाएँगे कि अंततः एक्शन के फॉर्म में ना अमेरिका ने कुछ किया, ना रशिया ने कुछ किया। और ये सब दोनों ने क्यों नहीं किया, उसका जो उसके पीछे की कहानी थी, वो पिछले महीने आपको मैंने बताया कि जो अमेरिकी राजदूत हैं भारत के अंदर, अमेरिकी एम्बेसडर हैं, उन्होंने जब वो स्टेटमेंट दी कि नहीं, भारत जो तेल खरीद रहा था, जो कुछ भी कर रहा था, वो हमारी नॉलेज में था, हमारी सहमति में था, और अगर ऐसा नहीं होता, तो सर्दियाँ काटनी भारी हो जाती यूरोप के लिए। तो बेसिकली भारत ने आप दोनों की आन शान बान जो भी थी, झूठी सच्ची बना, वो भी बना के रखी, और वहाँ से तेल लेकर रिफाइन करके आपको दिया। और इस सारे प्रोसेस में ज़ाहिर है भारत का उसमें व्यावसायिक फ़ायदा भी हुआ, लेकिन आपकी ज़िंदगियाँ बची। ये थी भारत की वो तमाम भूमिका जो यूक्रेन वॉर के बाद से चलती हुई आपको यहाँ मिली। उससे पहले भी भारत के पास तेल का भंडार अच्छा खासा उस वक़्त आया था जब कोविड था, और सऊदी अरब के जो कुएँ थे, चूँकि कुओं को कंटीन्यूअसली ऑपरेट करना पड़ता है ताकि उनका जो तेल है वो सूखे नहीं। तो वो जो तेल आया था वो लगभग भारत को ही नहीं, अमेरिका को भी, बहुत सारे मुल्कों को सऊदी अरब ने मुफ़्त में दिया था। बेसिकली ऑलमोस्ट बिन पैसे के दिया था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने खुद किया था कि भई आप तेल ले लो, रख लो, कोई बात नहीं, बट ताकि कम से कम प्रोसेस चलता रहे। और जब सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी, तो फिर वो ज़ाहिर है पैसे उसके लगने शुरू हो जाएँगे, और वो लगने हुए बाद में। तो उसमें फिर लोगों ने, अमेरिका जैसे लोगों ने अपने लिए जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने होते हैं उनको, वो भी बनाए। बहुत संभव है कि भारत ने भी बनाए हों। तो ये मित्रों, क्योंकि उसमें आप देखिए पेट्रोल की कीमतें तो यहाँ कम नहीं हुई थी। हालाँकि तेल वहाँ से आ रहा था और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था सऊदी अरब। लेकिन यहाँ पर अच्छा, बाय द वे, उस टाइम पे कीमतें क्या कम होती? सड़क पे कोई था ही नहीं, कोई गाड़ियाँ तो चल ही नहीं थी, सिर्फ सरकारी गाड़ियाँ चल रही थी, बाकी सब लोग तो कोविड के मामले में अंदर थे। लेकिन इस सब के बावजूद मैं अपने मुद्दे पर अगर वापस आऊँ, तो मुद्दे पे वापस आते हुए बात ये है कि अमेरिकी राजदूत ने इस बात को अंडरलाइन किया कि दरअसल सब कुछ यूरोप और अमेरिका की सहमति से हो रहा था, उनकी नॉलेज में था, और भारत जो कुछ कर रहा था, वो उनकी मदद के लिए कर रहा था। इस सारे संदर्भ में अभी-अभी 11 तारीख से जो मीटिंग शुरू हुई है नेटो की, आप जानते होंगे नेटो को बने हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके चलते ये मीटिंग बुलाई गई है, नेटो की सेलिब्रेशन हो रही है वहाँ पर नेटो के बनने की। और वहाँ पर जो बातें हुई हैं, उनको लेकर वहाँ पर रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर जो है बातें हुई हैं। और वहाँ पर ये कहा गया है कि जो चाइना है, वो दरअसल इस वॉर का इनेबलर है। इनेबलर है, दैट मीन्स कि रूस की सही मायने में अगर कोई मदद कर रहा है, तो वो चीन कर रहा है। याद रहे, चीन भारत से कहीं ज़्यादा तेल उनसे ले रहा है। इतना ही नहीं, वो उनको टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और भी नया-नया क्या कुछ दे रहा है। बहुत माना जाता है कि बहुत संभव है कि आर्म्स की सप्लाई में भी उसका हाथ हो। अ, तो इन सब को लेकर हमारे पड़ोस में ये दर्द हुआ। हमारे पड़ोस में दर्द हमेशा होता है, और एक ख़ास आदमी को अक्सर होता है। मैं आपको उनके बारे में अक्सर बताता रहता हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कमर चीमा।
तो अब डॉक्टर कमर चीमा के पेट में कल रात को फिर दर्द हुआ कि भाई नाटो की मीटिंग में भारत को क्यों नहीं क्रिटिसाइज किया गया, सिर्फ चीन को ही क्यों क्रिटिसाइज किया गया, ये कहते हुए कि वो रूस का यूक्रेन पर जो वॉर है उसमें इनेबलर की भूमिका अदा कर रहा है चाइना। तो चाइना को इसके लिए क्रिटिसाइज किया गया है। लीजिए, तो मैं आपको उनकी एक एक बात का जवाब देता हूं और जवाब देते हुए ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि दरअसल मसला मोहब्बत है क्या, परेशानियां कहाँ हैं, दिक्कत क्या है। देखिए जरा सीमा साहब क्या कह रहे हैं। दोस्तों, नेटो जो है वो चाइना और रशिया को तो प्रेशराइज कर रही है, लेकिन भारत का जिक्र उन्होंने नहीं किया। सुनने में आया है कि नेटो की जो 75th एनिवर्सरी जिसे आप कहेंगे, उसमें ये बात हुई है कि चाइना जो है वो जो रशिया ने यूक्रेन पे जंग छेड़ी हुई है, जो वहां पे तबाही मचा रहा है, चाइना उसका एनेबलर है। ये बात अमेरिकन और बाकी ये भी इंडिया के बारे में भी कहते हैं कि इंडिया इज फाइनेंसिंग द वॉर इन रशिया अगेंस्ट यूक्रेन। लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट है या जो स्टेटमेंट आई है उसमें रशिया और चाइना के बारे में बात की गई है। और बात यह है कि ये समिट डिक्लेरेशन जिसे आपको कहना चाहिए, वॉशिंगटन समिट डिक्लेरेशन जिसे कहना चाहिए, उसके तहत वो कह रहे हैं जी जो चाइना है वो एनेबलर है यूक्रेन पे जो जंग हो रही है। बेसिकली तो उन्होंने जारी बात है तंग करना है चाइना और रशिया को भी। और रशिया को तो खैर मैं समझता हूं कि जिस तरह पे तबाही मच रही है यूक्रेन के अंदर, इस पे क्रिटिसिज्म के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। बल्कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रिया में भी जाके बात की। अब ये देखिए दो बातें देखिए, एक तो जो बात कही जा रही है मोदी ने जो बात की वो तो उन्होंने पुतिन के सामने बैठ के भी की थी, और ऑस्ट्रिया में जो जाकर उन्होंने कहा है वो तो बेसिकली रिपीट है उसका जो उन्होंने डायरेक्टली पुतिन के साथ बैठकर 1-to-1 मुलाकात में मुंह पे उनके बोला है। और पुतिन ने बड़ा ग्रेशियसली मैं कहूँगा चुपचाप उनकी बात को सुना है, उनकी बात को सराहा है कि नहीं आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो एडमायरेबल है। मगर हम उस बात से आगे बढ़ते हैं और ये आप जो आपने सुना अभी इनके मुंह से वो ये कि भारत को कुछ नहीं कहा गया है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार भारत को वो अपना ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलाई कहते हैं, भारत को वो एक बड़े चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। भारत के साथ मिलकर वो अफ्रीका में घुसना चाह रहे हैं, बोथ अमेरिका एंड यूरोप। और उसके अलावा वो ये भी कहीं देख रहे हैं, आपने देखा यूरोप की तरफ से अभी जब ऑस्ट्रिया ने बात की तो ऑस्ट्रिया ने यही कहा मोदी जी को कि भाई आप यूक्रेन और रशिया के बीच की जो जंग है इसको बंद कराने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाइए। तो इसका मतलब क्या है कि वो तमाम लोग भारत की तरफ एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए देख रहे हैं। उनको ये मालूम है कि भारत अगर वहां से तेल ले रहा है तो दरअसल वो हमारे घरों के चूल्हे जला रहा है। मगर ऐसा चीन से तो नहीं कहा जा रहा। चीन तो हर बात में अपना प्रॉफिट ढूंढता है, प्रॉफिट हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम बदले में उनको एक जीवन शक्ति दे रहे हैं जिससे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये वो बात है जिसको ये समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको हर बात 2 और 2 4 ही गिनने आते हैं, बल्कि इनको ये नहीं पता कि डिप्लोमेसी में कई बार आपको 2 और 2 5 भी हो जाते हैं, और आपको समझना पड़ता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने बड़े हैं, और इसलिए आपको कई बार पीछे हटना पड़ता है। जैसे कि इस समय अमेरिका और यूरोप पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि भारत जिन उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है वो इससे ज़्यादा बड़े हैं जिनकी इस वक्त बात की जा रही है। ये बातें परोक्ष रूप से सामने की जा रही हैं, सामने हो रही हैं, लेकिन दरअसल इनके मायने बहुत कुछ नहीं है, और ये बात मैं आपको बार-बार अपने कार्यक्रमों में याद दिलाता रहा हूँ। आगे देखिए। और वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया मोदी साहब को कि बड़े साइलेंट, बड़ी उस तरह बात नहीं की उन्होंने मॉस्को में जिस तरह करनी चाहिए थी। तो फिर ऑस्ट्रिया वियना में जाके मोदी साहब ने कहा कि बच्चों को मारना और ये चीजें करनी गलत हैं, और इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। बहरहाल मित्रों, ये देखें ये फिर झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच ये है कि अगर आप वो कन्वर्सेशन देखें जो पुतिन और मोदी जी के बीच में हुई थी 1-to-1, उस मीटिंग में वहां पर बड़ा साफ उन्होंने कहा था कि नहीं,
हृदय विदारित होता है जब इस तरह बच्चों की मौतें होती हैं किसी हमले में, और ये नहीं होनी चाहिए। और ये भी कि मैंने पहले भी आपको एक मित्र के तौर पे कहा था कि युद्ध आज के युग में कहीं समाधान नहीं चीज़ों का, और डिप्लोमेसी और बातचीत की तरफ जाना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने पुतिन के सामने कही हैं। ये साहब क्या कह रहे हैं? ये साहब कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह तो मॉस्को में कुछ बोला ही नहीं। मतलब झूठ बेचना ये धंधा बन गया है। जी। मोदी साहब और भारत का कोई जिक्र नहीं है कि वो वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं बाय बाइंग ऑयल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ऑयल। लेकिन चाइना और रशिया पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है जी। ये जो चीजें हैं, ये चीज बताती है कि सारे का सारा जो वेस्ट है वो किस तरह इंडिया को क्लीन चिट दे रहा है, या इंडिया से डरता है, या इंडिया से क्रिटिसिज्म नहीं कराना चाहता, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे और बहुत सारे गोल्स हैं। अभी ये जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जीन्स स्टोलनबर्ग, अगर आप उनको देखें, वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जो चाइना रशिया की सपोर्ट कर रहा है ये कुछ टेम्परेरी। यार इस बंदे को नाम लेना भी नहीं आता, उसका नाम स्टॉल्टनबर्ग है। यार क्या करते हो चीमा साहब, नाम तो ठीक से ले लो। अंग्रेजी नहीं आती तो देख तो लो और इसका नाम कैसे लिखा हुआ है, कोई इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक थोड़ी है। स्टॉल्टनबर्ग है उसका नाम। सपोर्ट नहीं है, ये चाइना की मेजर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है रिगार्डिंग दैट। सो हमें रशिया और चाइना को क्लब करके देखना चाहिए। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स हैव बीन टेलिंग देम। अब रशिया जो है वो ये जंग नहीं लड़ सकता अगर अरबों डॉलर का तेल ना बिके, और वो अरबों डॉलर का जो तेल है वो जाहिर बात है वो खरीद रहे हैं कौन? इंडिया। लेकिन इंडिया के बारे में कोई लफ्ज नहीं बोलेंगे बहरहाल। अच्छा, और जो भारत ले रहा है तेल, वो कैसे बोलेंगे? क्योंकि उस तेल से चूल्हे किसके जल रहे हैं? वो तो उन्हीं घरों में जल रहे हैं ना, यूरोप के घरों में चूल्हे जल रहे हैं ना। ये भूल जाते हैं। दिस इज अ प्रोपेगेंडा। बड़ा कन्वीनियंटली उतना सच बोलो जितना खुद के नैरेटिव को सूट करता है, बाकी का भूल जाओ। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। जो तेल यहां से जा रहा है वो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट भी तो हो रहा है यूरोप को, और अगर ये तेल ना लिया जाए तो क्या अमेरिका का वो जो 4 गुना महंगा तेल दे रहे हैं वो लिया जाए? कौन समझाए? ये है कि इंपॉर्टेंट जिसे कहेंगे ना, और ये समझ लें कि कंक्लूजन है। आप ये समझें कि जो नेटो है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि वो जिसे 50% दुनिया की इकोनॉमी उनके पास है। ठीक है, बाकी भी दुनिया के पास है, 50% से ज़्यादा ही होगी नेटो के पास जो इकोनॉमी है। और लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चीज़ देखने वाली है कि रशिया और चाइना की जो पार्टनरशिप है उसको लंबा तौर पे खतरा देखा जा रहा है, और इसीलिए बेसिकली अमेरिकन चाहते हैं कि यूरोपियंस को डराया जाए चाइना से। ठीक है, जो यूरोपियंस हैं वो नहीं डरते चाइना से, वो समझते हैं कि हमें चाइना के करीब रहना है। अभी जो भी हो जाए, अब फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि जो चाइना है वो तकरीबन सालाना $6 बिलियन का पोर्क इंपोर्ट करता है, जिसमें हाफ ऑफ द पोर्क गोज फ्रॉम यूरोप, स्पेन से जो है, और हॉलैंड से, इन मुल्कों से जाता है। तो अगर यूरोपियंस ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कोई ड्यूटी लगा दी है तो वो पोर्क के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं। सो यूरोपियंस के साथ, जो यूरोपियन चाइना से पीछे नहीं हट सकते। यूरोपियंस को पता है कि हम लोग कितने डिपेंडेंट हो गए हैं, और हम अगर इकोनॉमी अपनी पे फोकस नहीं करते ध्यान से तो हमारे यहाँ महंगाई और बढ़ सकती है। सो अब फॉर एग्जांपल जो क्या नाम है, एमैनुअल मैक्रोन जो है वो ये कहते हैं कि जंग को फैलाए मत। ये चीज, ये बात जेन्युइन है, ये बात सही है, और युद्ध को नहीं फैलाना चाहिए, ये बात भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जंग को फैलाए जाने के मायने क्या होंगे? जंग को फैलाए जाने के मायने ये कि उसको यूक्रेन के दायरे से बाहर निकाला जाए। अगर वो यूक्रेन के दायरे से बाहर निकलेगी तो कहाँ जाएगी? यूरोप में। तो कौन सा यूरोप का मुल्क है जो खुद के लिए तबाही चाहेगा? तो जाहिर वो ये कहेंगे कि भाई यूरोप को युद्ध को बढ़ाया नहीं जाए, वॉर को बढ़ाया नहीं जाए। दूसरी बात ये है कि जो बार-बार ये जो रशिया इसको चाइना को थ्रेट बताया जा रहा है, वो कुछ गलत तो नहीं बताया जा रहा है। भई इटली के तमाम स्टॉक एक्सचेंज में जो तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर्स हैं, वो किसके पास हैं? चाइना ने ले रखे हैं।
इटली बीआरआई से क्यों भागा? उसको पता है कि हमारे ऊपर कब्जा हो रहा है लगातार, फाइनेंशियल किस्म का कब्जा, एक फाइनेंशियल वॉर चाइना ने यूरोप में छेड़ी हुई है। अभी भी जब चाइना के शी जिनपिंग गए हुए थे यूरोप में 3 मुल्कों के दौरे पर, आपको याद हो, पेरिस, पेरिस, हंगरी और आई थिंक सर्बिया, सर्बिया तीसरा मुल्क सर्बिया थे। तो सर्बिया छोड़िए, सर्बिया तो चलो उनके टुकड़ों में बैठा हुआ है, लेकिन आप और ऐसा करते हुए सर्बिया ने जाहिर है कि खुद के नाटो में आने के भी चांसेस खत्म कर लिए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो बाकी मुल्कों में यूरोप के वो गए हैं, तो लोगों ने उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बातों को लेकर इशू तो उठाया है, क्योंकि उनकी अपनी इंडस्ट्री तबाह हो रही है सारे केसेस में। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर मान लीजिए इंटरडिपेंडेंस तो बनी हुई है ना, अगर उन पोर्क के ऊपर ड्यूटी वो लगाते हैं, तो जरा ये सोचिए, अगर यूरोप से पोर्क नहीं लेंगे तो किससे लेंगे फिर? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से नहीं मारता सूरों को। अब या तो ये है कि आप फिर सबके सब पाकिस्तान में काफिरों की बस्ती बनाइए और वो काफिर वाला काम करिए खुद ही, और मुझे नहीं लगता कि पैसे के लिए आपको ये भी करने में कोई दिक्कत होगी। मगर अगर आप यूरोप से न लेंगे चाइना वाले, तो फिर कहाँ से लेंगे पोर्क को? ये कहना कि, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर की मार्केट को कैप्चर करना चाहेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे। आज भी याद रखिए कि जो मेजर जो चिप है वो एआई की जो आ रही है वो अमेरिका से ही आ रही है, चाइना का अपना नहीं है, राइट? तो ये सब इतना सीधा सीधा और इतना आसान नहीं है, और जो डिपेंडेंसी है वो हमेशा फाइनेंशियली म्यूचुअल होती है। वो कोई भी डिपेंडेंसी ऐसी नहीं है जो वन साइडेड हो, सबको चाइना पर ही है। और जितनी है, दरअसल यही तो लड़ाई है यूरोप की और अमेरिका की, कि उस डिपेंडेंसी को चाइना से खत्म किया जाना है, चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि एथिक्स नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है। एथिक्स नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, और दैट्स द रीजन कि ये जो जो भाग रहे हैं सबके सब हिंदुस्तान की तरफ, यही रीजन है उसके। मैं आगे आगे आपको और बताऊंगा। ये जो नैरेटिव है ये बड़ा उल-जुलूल किस्म का नैरेटिव बना रहे हैं, जब ये कहते हैं कि चाइना जो है वो अपने पड़ोसियों से बड़े अच्छे रिलेशन बना के रखता है, जबकि सारे पड़ोसी परेशान है। ये नैरेटिव इनका अपना बनाया हुआ है। खैर आगे देखते हैं। इंडिया और फ्रेंच प्रेसिडेंट का एक ही व्यू है कि जंग को फैलाए मत। मिसाल के तौर पे अगर जापान के अंदर एक ऑफिस खोला जाता है नेटो का, ठीक है जी, तो मसला होगा। सुनने में आ रहा है कि ये जो ज्वाइंट कम्युनिके था उसमें से ये लफ्ज निकाल दिया गया है। अब ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन ये बात सच है कि इस तरह की बातें हुई थी। अब नेटो की मीटिंग हो रही है तो जाहिर है नेटो वाले अपनी पॉलिसीज पर बात तो करेंगे, और ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने कोई बात कह दी तो सबके सब नेटो मुल्क जो हैं वो खाली सर झुकाने के लिए और सर हिलाने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। और तो उन्होंने जाहिर है कि अपनी उस चीज़ को मना किया है कि भाई अगर हम नाटो को एक्सपेंशन करते हुए लेकर जाएंगे इस वहाँ पर ऑफिस बनाएंगे जापान में, तो भाई उसका खर्चा भी तो आएगा, वो तमाम नेटो मुल्कों पे आएगा। तो उससे अचीव क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये जब तक अमेरिका जवाब नहीं देता यूरोपीय मुल्कों को, तो भला नेटो में वो पैसा क्यों डालेंगे इस तरह का, और इस तरह की एक जो डाइवर्सिफिकेशन है नेटो की एक तरह की, उसको फंड क्यों करेंगे? तो यूएस हैज टू कम आउट विद अ लॉजिक एज टू व्हाई देयर शुड बी अ नेटो ऑफिस इन जापान। अच्छा, एक सेपरेट वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे कि भाई नेटो जो है वो यहाँ पे अमेरिका जो है नेटो को जापान में क्यों लेकर आ रहा है, और अल्टीमेटली वो कहाँ पे हमको पुश करना चाह रहा है। और वहाँ भी चीमा साहब का बड़ा नैरेटिव है, ये भी वहाँ भी अपना नैरेटिव गढ़ रहे हैं एक अलग से। हम उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने आप को लिमिट रखते हैं इस वीडियो के ऊपर और इसके नरेशन के ऊपर। जॉइंट कम्युनिके में ये लफ्ज निकाल दिया गया है कि एक ऑफिस नेटो का टोक्यो में खोला जाएगा। सो इंडिया और फ्रांस का जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत हद तक मिलता जुलता है। इंडिया इमीडिएटली नहीं कुछ बोलेगा नेटो के ऊपर और उसकी एक्टिविटीज के ऊपर। मैंने जैसे पहले कहा था कि इंडिया देखेगा कि हालात क्या बनते हैं, उसको देखते हुए इंडिया जो है वो करेगा। सो इसमें क्या रॉकेट साइंस है भाई? इसमें क्या रॉकेट साइंस है भाई? जाहिर है आप जो फैसले करते हैं वो अपने हालात के मुताबिक करते हैं, और कल क्या होगा ये किसने जाना। आप आज जो फैसले ले रहे हैं
वो उस गणित के हिसाब से ले रहे हैं कि जो बिसात आपके सामने बिछी हुई है, आप उस बिसात के मुताबिक फैसले ले रहे हैं। अगर इस बिसात में कुछ मोहरे इधर से उधर होंगे, तो ज़ाहिर है कि वो आपके फैसले भी बदले जाएँगे, उन बिसातों को, उन बिसात पर चलने वाली चालों को मैच करने के लिए। इसमें व्हाट्स द रॉकेट साइंस? इंडिया या इंडिया की जगह पे कोई भी होगा, तो वो एक्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में जो पॉलिसी बननी चाहिए वो देखेगा, या ये देखेगा कि अगर यहाँ पर एक्जिस्टिंग हालात में कोई चेंज होता है, तो ज़ाहिर है कि वो चेंज फिर आपकी पॉलिसी में भी आएगा। अब हो ही रहा है कि इवन विद इन नेटो बड़ा मुश्किल कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन लैंग्वेज कि किस तरह की स्टेटमेंट जारी करनी है। दैट टेल्स अ स्टोरी, वो एक स्टोरी बताता है। और वो ये एक तो ये डायलॉग मार देता है मुझे, दैट टेल्स अ स्टोरी। मैंने हर वीडियो में 3-3 बार टेल्स अ स्टोरी, एक स्टोरी बताता है। कोई स्टोरी नहीं बताता भाई। कोई भी जगह पर जहां पर 35 मुल्क एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, याद रखें नेटो में 35 मुल्क हैं मित्रों, जब वो 35 मुल्क एक साथ बैठेंगे और बात करेंगे, सर फुटबॉल करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे और तमाम मुद्दों पर थ्रेडबेयर बातें होंगी, तो हर एक बात पर सारे के सारे मुल्क आकर इकट्ठे हो जाएं, ये कैसे हो सकता है भाई? एक जागरूक समाज से आते हुए वो लोग हैं। कोई चाइना थोड़ी है कि प्रेसिडेंट ने जो कह दिया उसी पे सारे सर हिलाते बैठ जाएंगे। चाइना में और बाकी दुनिया में फ़र्क क्या है? यही तो फ़र्क है कि वहाँ पर लोग अपने-अपने डाइवर्स व्यू लेकर आते हैं। एक थ्रेडबेयर डिस्कशन होता है वहाँ पर, जिसको अपना सबका सब अपना-अपना सर लगाते हैं, वहाँ पे बैठ के सर जोड़कर बैठते हैं और फिर वहाँ जो समुद्र मंथन किया जाता है विचारों का, उसमें से जो कुछ भी निकलता है, उस पे फिर बात की जाती है और फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि भई क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसीज़ वर्क। बट प्रॉब्लम क्या है? डेमोक्रेटिक वेज़ का पाकिस्तान से क्या लेना-देना? पाकिस्तानियों को समझ में आने लगे डेमोक्रेटिक वेज, इनको तो समझ ही नहीं आते। इनको तो लगता है भैया मार्शल वाला डंडा मारे तो जो कहेगा हम कर दें, वरना फिर दाएं बाएं इधर उधर घूमते रहो और बाद में को ओह ये तो हमसे छूट गया, ये हमने देखा ही नहीं, जैसे कि हर वॉर में हुआ है। स्टोरी ये है कि विद इन नेटो दरारें पड़ चुकी हुई हैं। अब चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। भाई चाइना तो इंडिया को, रशिया को सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया भी तो कर रहा है, लेकिन इंडिया का नाम नहीं लेंगे, चाइना का। अब आप देखें ना, नहीं समझ में आती ना ये बात कि एक आदमी जिसने जिंदगी में, एक मुल्क जिसने जिंदगी में कभी किसी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी ही नहीं, जिस पर हमेशा आक्रांता आए, जिस पर हमेशा इन्वेडर्स आए, जिस पर हमेशा हमले किए गए, पाकिस्तान इंक्लूडेड, तो लोग ये देखेंगे ना कि यार ये मुल्क तो हमेशा से नॉन वायलेंट रहा है, किसी पर जाके हमले नहीं करता है जब से इसका एग्जिस्टेंस हुआ है, हमेशा उसने पीस की बात की है, हमेशा डायलॉग की बात की है, तो भाई उस पर लोग भरोसा ज़्यादा करेंगे ना। मत भूलें एक और बात कि लोगों ने यहाँ की जुडिशरी पे भी भरोसा किया है, यूरोपीय मुल्कों ने। उन्होंने देखा है कि वोडाफोन को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फेवर किया था। आपके यहाँ दूसरा एग्जाम्पल मौजूद है, आपके यहाँ रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल मौजूद है, आपके यहाँ स्टील इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल मौजूद है कि कैसे ओवरनाइट सारी चीज़ें गड़बड़ा दी जाती हैं। तो जाहिर है कि उस केस में फिर लोग देखेंगे ना कि यहाँ कैसे होता है। चाइना को भी उसमें से एग्जाम्पल है। अब चाइना की जुडिशरी पे कौन यकीन करेगा? कौन सा वेस्टर्न मुल्क है जो चाइना की जुडिशरी पे जाएगा? तो इसीलिए एक वन बाय वन चाइना से लोग भाग रहे हैं, जो वहाँ की इंडस्ट्री भाग रही है वो भाग रही है। क्यों भाग रही है? इसीलिए भाग रही है। एफडीआई पिछले 30 साल का जो गॉन बाय ईयर है उसमें 30 साल का मिनिमम लोएस्ट एफडीआई आया है चाइना में। चलिए आगे देखते हैं क्या कहना है साहब। नाम लेंगे और और फ्रेंच के कहने पे, यानी कि यूरोपियंस के कहने पे, जो एक जॉइंट कम्युनिके के अंदर ये जो दफ्तर खोलना था टोक्यो में, उसके ऊपर सब पीछे हट गए हैं, क्योंकि उनको इस चीज का अंदाजा है कि हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी अगर नेटो में दरारें पड़ गई। ठीक है जी। सो अब फॉर एग्जांपल चाइना परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, रशिया परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। वो चाइना को कह रहे हैं कि तमाम मटीरियल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट रशिया को देनी बंद करें। वो इंडिया को नहीं कह सकते, या इंडिया को नहीं कह रहे क्योंकि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। सो अब जरा सोचे, हिंदुस्तान से कौन सी मदद जा रही है अमेरिका को, रशिया को, सिवाय उस फाइनेंसेस के जो तेल के लिए है। तेल न सिर्फ हमारी जरूरत है, हमारी स्ट्रेटेजी जरूरत है, हमारी इंडस्ट्री के लिए जरूरत है और ये दुनिया जानती है। तो क्या वो हमारे लिए कोई अल्टरनेटिव रूट दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं और किसके पास इतना स्पेयर ऑयल है जो हमको दे रहा होगा? तो हम सऊदी अरब से ऑयल ले ही रहे हैं। उसके अलावा हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, हमारी स्टोरिंग कैपेसिटी है,
हम उसको स्टोर करके रिफाइन करके फर्दर आगे सेल कर रहे हैं, इसमें किसी का क्या जा रहा है भाई? और हम बेसिकली अगर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेंगे तो कल को जिस चाइना का हमारा सामना है, तो हमारी कोई औकात ही नहीं, तुमसे हमारा क्या मुकाबला। लेकिन अगर चाइना से हमको मुकाबला करना है तो वी हैव टू बी फाइनेंशियली स्ट्रांग। सो वेयर डज दैट फाइनेंस कम फ्रॉम? क्या हमको अमेरिका देगा फाइनेंस या यूरोप देगा? नहीं देगा ना। तो हमको तो बिजनेस करना है, तभी तो हम वो फाइनेंस जनरेट करेंगे जिसके बेसिस पे हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे और कल को चाइना के मुकाबले में खड़े होंगे। वो ऑब्जेक्टिव जो यूरोप का भी है और अमेरिका का भी है। तो दरअसल तो ऑब्जेक्टिव उन्हीं का सर्व हो रहा है ना अल्टीमेटली। मीन्स कि ये जो चाइना को दबाया जा रहा है ये पॉलिटिकल गेम है। ये जो चाइना को दबाया जा रहा है ये पॉलिटिकल गेम है। सो नेटो जो है ये भी सवालात उठ रहे हैं कि नेटो को एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाइनीज के साथ करनी चाहिए। सो ये एक जैसे वो कहते हैं ना, ये है चाइनीज के बारे में ये जो एक प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट आई है, और चाइनीज कहते हैं कि हम भी तो वही बात कर रहे हैं जो इंडियंस कर रहे हैं। चाइनीज कहते हैं कि हम रशिया और यूक्रेन को कह रहे हैं कि पीस टॉक्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए। वो कहते हैं ये बात तो इंडिया भी कह रहा है, ये बात चाइना भी कह रहा है, लेकिन इंडिया को तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन चाइना को दबाया जा रहा है। सो ये देखिए ये किस तरह जो क्रिटिसिज्म है वो उठ रहा है। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो अच्छा, ये जो बात कही जा रही है कि चाइना के साथ में यूरोप कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए, वो डायलॉग यूरोप ने किया तो सही। शी जिनपिंग जब अभी 3 मुल्कों की यात्रा पे गए हुए थे तो यूरोपियन यूनियन की जो हेड है उर्सुला फॉन डर लायन, वो भी आई थी मिलने के लिए, मैक्रोन भी थे वहां पर। और क्या इन सब लोगों ने ये बात नहीं कही इनसे कि आप इस वॉर में जो है इंटरफेयर करिए? जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं चाइना भी तो यही कह रहा है जो इंडिया कह रहा है, कहाँ कह रहा है? उसने यूरोप जाकर शी जिनपिंग ने साफ ये कह दिया कि भाई मुझसे तो सारे बात ही मत करो, मैं इंटरफेयर करता ही नहीं इस मामले में, यूक्रेन वॉर से मेरा कोई लेना देना ही नहीं। उन्होंने कहा मेरे से धंधे की बात करो, कि बिजनेस की बात क्या करनी है, इसके अलावा मेरे से कोई बात ही मत करो। दिस इज व्हाट हैपेंड। पढ़ लीजिए रिपोर्ट सारी की सारी। तो ये जो नैरेटिव है ये तो बेचारा चाइना भी नहीं मिल रहा है, कहाँ से ये नैरेटिव आ रहा है मुझे नहीं पता। और आप ढूंढ लीजिए कहीं से आपको नैरेटिव मिल जाए तो। भाई ये जो बात कर रहे हैं कहाँ है? वेयर डज इट एग्जिस्ट? हवा में, एमी एजम्पशन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नेटो है वो अपने आप को एक्सपैंड करेगी, और लेकिन पहले घर में जो वो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर करना पड़ेगा। अगर समहाउ नेटो ममालिक या अमेरिका इस काबिल नहीं रहता कि वो नेटो को इंडो पैसिफिक में लेके जाने के काबिल नहीं रहता, तो फिर अमेरिका एक नया मिलिट्री अलायंस बनाएगा इस खत्ते के लिए। मुझे लग ये रहा है, नजर ये आ रहा है कि एक नया अलायंस बनाएगा, और वो जो अलायंस होगा फिर वो दैट इज गोइंग टू बी प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। जैसे अच्छा मित्रों, अब जरा सोचो, ये जो नया मिलिट्री अलायंस होगा कौन फंड करेगा उसको? अमेरिका। अच्छा, क्या अमेरिका कोई ऐसा मिलिट्री अलायंस बना सकता है जिसमें यूरोप शामिल ना हो? अगर नहीं तो पैसे कौन देगा उसके लिए? अकेले अमेरिका देने से रहा। तो फिर क्या सऊदी अरब उसमें शामिल होगा? सऊदी अरब तो खुद नहीं लड़ता, हो तो मर्सनरीज लेके चलता है पाकिस्तानी। वो जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो मर्सनरीज तो हैं, उन्हीं को तो लेके चलता है किराए पे वो अपने बिठा के कि लड़ो हमारे यहाँ। अपनी डिफेंस के लिए जो उसने पैक्ट किया हुआ है, जिसमें डिफेंस को एक मुद्दा रखा गया है जो उसने पाकिस्तान के साथ किया हुआ है, उसमें पाकिस्तानी जो फौजी कम मर्सनरीज इन्हीं को अपने बिठा रखा उसने। भाई राहल शरीफ कहाँ है? राहल शरीफ वही तो है। तो आपको इससे अंदाजा होगा, ये जो बात कह रहे हैं नई मिलिट्री अलायंस की, कोई भी ऐसी नई मिलिट्री अलायंस जिसमें भाई आप या तो यूरोप को साथ जोड़ेंगे या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को साथ जोड़ेंगे, जापान शापान की कोई क्या हैसियत, हालांकि आप ये देखिए कि इस बात में तमाम जो यूरोपियन मुल्क हैं इनमें कोई भी चाइना के साथ डील करते हुए कंफर्टेबल तो नहीं है। वो ट्रेड टाइज जरूर रखना चाहते हैं, बिकॉज इस समय एक मुश्किल वक्त है और वो भी अपने यहाँ बहुत एक लिमिट से आगे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको सबको खतरा तो नजर आ ही रहा है। तो ऑन एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर उनको चाइना का एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा तो वो निकल भागेंगे वहां से, वो बात तय है। हाँ, इस समय वो अपनी आवाम पर एक सीमा के आगे बोझ नहीं डालना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन का,
दैट मेक्स सेंस बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पॉलिटिक्स। अपनी लोकल पॉलिटिक्स भी को बचानी है। इस समय यूरोप में आप देखिए सरकारें लेफ्ट राइट एंड सेंटर गिर रही हैं हर तरफ को, तो उनको चीजें अपनी संभालनी भी तो डोमेस्टिकली, तो हाउ कैन दे डू दैट? ऑकस की तरह का अलायंस या कुछ और अगर जो क्वाड वगैरह है उस हवाले से, तो ये चीजें जो हैं दे आर देयर। अब फॉर एग्जांपल बात ये चल रही थी कि नेटो जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाह रहा है इंडो पैसिफिक में, और उन प्रोजेक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसइंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, इनके ऊपर काम करना था। लेकिन अब पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। ठीक है जी, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिसइंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, ये बेसिकली वो चाइना के हवाले से है ना, कि चाइनीज डिसइंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। ठीक है, सो हमें डेमोक्रेसी जो है वो इंफॉर्मेशन सामने नहीं आने देती, और इस तरह की चीज़ें और जो होती हैं। बहरहाल ये जो पॉइंट है, अब देख रहे हैं जब डेमोक्रेसी का जिक्र आता है, डेमोक्रेसी डिसइंफॉर्मेशन, ऐसे चाइना डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, the sheer scorn on his expression, you can find out कि उससे narrative building किस तरफ को है और कितना tilted opinion है, you know, as if कि all these things matter ना, क्या डेमोक्रेसी है ना बात में, you know, so इससे आपको अंदाजा होता है ना कि बहुत नहीं इन चीजों पर इंपॉर्टेंस कितनी देता है, उसके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एंड येट बात क्या करनी है? बात करनी है आपको इन्हीं डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में और उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी जियो स्ट्रेटेजी के बारे में। आप कर लेंगे फैसला फिर ऐसे में, जब आपको उनकी डेमोक्रेसी की ही रिस्पेक्ट नहीं है तो आप उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट क्या कर पाएंगे? और अगर रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे उनके डिसीजन की तो आप समझ क्या पाएंगे उनको? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को समझें और नोट करें कि दे कैन नॉट क्रिटिसाइज इंडिया, दे कैन नॉट टॉक अबाउट इंडिया, बट दे कैन टॉक व्हाटएवर द चाइनीज से एंड डज। लेकिन यूरोपियंस वो नहीं करना चाहते जो अमेरिकन करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ द जॉइंट कम्युनिके के ऊपर बड़ी लेन देन हुई है। सो मोदी साहब जो हैं वो छक्का मार के आ गए हैं एक दफा, जब सारे का सारा वेस्ट इकट्ठा हुआ है और बातें कर रहा है। सारे का सारा वेस्ट इकट्ठा होकर बातें कर रहा है कि रशिया और चाइना को कैसे डील करना है, लेकिन मोदी साहब छक्का मार के आ गए हैं वहां से। और वो छक्का ये है कि आप पुतिन को और शी जिनपिंग के बारे में तो बात कर सकते हो, आप मोदी के बारे में बात नहीं करोगे। अच्छा, इसमें आपको मुश्किल लग रहा है कोई समझनी बात कि अगर मेरा कोई दोस्त है जो दूसरे दुश्मन के खेमे में ऑपरेट कर रहा है और दुश्मन के खेमे में ऑपरेट करते हुए वो अपने लिए भी फायदे ले रहा है उसके, तो आप मुझे समझाएं कि भला उस दोस्त को आप क्यों इंटरफेयर करेंगे, क्यों उसको क्रिटिसाइज करेंगे? क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव के साथ में आपके ऑब्जेक्टिव भी तो सर्व हो रहे हैं। तो अगर आपके गोल एक हैं तो ऐसे में उस दोस्त को या उस मुल्क को तो आप सेपरेट रखेंगे ना, उसको तो आप उस आलोचना से परे रखेंगे जो उन मुल्कों के लिए है जिनको आप आउट एंड आउट एडवर्सरी मानकर चल रहे हैं, चाइना एंड रशिया। तो यूरोप एंड अमेरिका अगर उनको क्रिटिसाइज करते हैं और हिंदुस्तान को छोड़ते हैं तो उन्हें मालूम है ना कि यार इस आदमी से आप डील कर सकते हो सेपरेटली, इंडिविजुअली, बायलैटरली, बट इन दोनों के साथ में बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें। और अगर कल को बात आएगी तो यही मुल्क है जो आपका दोस्त है जो आपको इन मुल्कों के साथ में बातचीत भी कराएगा आपकी और एक पुल की भूमिका अदा करेगा, तो जाहिर है कि आप उसको फिर अकेला छोड़ेंगे। और मोदी का इन्फ्लुएंस यूरोप में इतना है कि अगर विद इन नेटो अगर अमेरिका कुछ लेके आना चाहे तो फ्रांस जैसे पार्टनर सामने आ जाएंगे और दे विल स्टैंड विद नरेंद्र मोदी। मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि जो अमेरिकन हैं, ये आप देखिए, ये अगेन भोड़ापन है पॉलिसी का। ऐसा कुछ नहीं है, कोई अमेरिका के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ने जा रहा है, ना ही फ्रांस ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हिंदुस्तान अभी जो रफाल एम की बात जो हो रही है नेवी के लिए, और इस समय मैं आपको बता दूं कि बड़ी हेफ्टी डिस्कशन चल रही है, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट भारत की नेवी ने मन बना रखा है कि हैवी नेगोशिएशंस कीजिए लेकिन जहाज यही चाहिए।
तो दैट मीन्स कि कहीं रफाल एम के ऊपर ये माइंडसेट बन चुका है और भारत में इस बात को लेकर समझ पाई जा रही है कि जो जितने जितने काम उसको इस जहाज से लेना चाह रहे हैं उसके लिए उनको जो एडिशनल इक्विपमेंट एडिशनल आर्मामेंट जो मिल रहा है इसके साथ में उसको देखते हुए जो जो डील है वो बहुत बुरी नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। इसीलिए भारतीय नेवी जो है वो पुश कर रही है रफाल एम के लिए, जो कि नेवी के लिए है। तो लेट अस सी व्हिच वे इट गोज। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये जो कह रहे हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी के उसमें नरेंद्र मोदी के फेवर में आके खड़ा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मामला सेल्फ इंटरेस्ट का है। कल को अगर एयरबस और बोइंग जब हम दोनों को लेने के दोनों से जहाज खरीदते हैं तो दोनों देशों के अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति एक साथ लाइव जाते हैं ना मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए। वो इसीलिए धन्यवाद देने के लिए दोनों के नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं, उनकी वो इंडस्ट्री बच रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बच रही है। तो ये है दे आर वेरी गुड। जिसे कहते हैं ना उन्होंने तो डिप्रेशन का शिकार हो जाना है, जितनी तेजी से उनके लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। और वो चैलेंज ये नहीं है कि नई इमर्जिंग पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है, चैलेंज ये है कि विद इन द वेस्ट जो डिवाइड है उसको कैसे कंट्रोल करना है। एक तो चलो ठीक है, इंडिया इज अ प्रॉब्लम, मे बी चाइना इज अ प्रॉब्लम, उसके बाद और डेवलपिंग कंट्रीज, टर्की इज अ प्रॉब्लम एट टाइम्स, ठीक है जी। लेकिन द रियल चैलेंज फॉर देम इज कि ये मसला नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए मसला ये है कि जो विद इन द नेटो मसले मसाइल है उनको कैसे डील करना है। क्योंकि अगर नेटो को इंडो पैसिफिक में लेके जाना है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया के साथ जॉइंट डिफेंस की बात करनी है, फिलीपाइंस को साथ में लाना है, तो फिर तो देखना पड़ेगा। अगर तो अमेरिकन इफ दे आर क्या देखना पड़ेगा ये नहीं बता रहे चीमा साहब, फिर तो देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा ये भी बताओ। साउथ कोरिया क्या ऑलरेडी अमेरिका के साथ पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है? क्या जापान ऐसा नहीं कर रहा है? उनको आने में कोई मुश्किल थोड़ी है। सवाल ये है कि एक्सपेंशन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अभी जब तक उनके अपने इंटरनली वो बैठकर एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच जाते हैं जहां पर नाटो के एक्सपेंशन के लेकर उनका जो ऑफिस बनाया जाना है यहाँ लाकर, बेसिकली चीमा साहब की थ्योरी ये है कि यहाँ पर वो लाएंगे, टेंशन और बढ़ेगी, चाइना जो है पुश करेगा इंडिया को और इंडिया फिर नेटो में शामिल हो जाएगा। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि घूम फिर के नेटो को इंडिया में जाना पड़ेगा। हालात ऐसे बन जाएंगे कि भारत के पास कि चाइना जो है वो इंडिया को इतना तंग करेगा मिलिटरीली कि इंडिया जो है जाकर अपनी सिक्योरिटी के लिए वहां शामिल हो जाएगा। ये नहीं इनको मालूम है कि दरअसल चाइना ऑपरेट कैसे करता है। इनको लगता है कि चाइना को यही जानते हैं, इनको यही नहीं मालूम कि जो सीड है अंदर चाइना के वो क्या है, जो चाइना की फंडामेंटल पॉलिसीज इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनका बेस क्या है, ये इनको क्लियर नहीं है। एनीवे देखते आगे। कैपेबल एनफ एंड एबल एनफ टू स्टॉप कि चाइना की जो है वो उसको रोका जा सके, ठीक है। और वो रोका ऐसे ही जा सकता है, ठीक है जी, कि किसी तरीके भी जो जो जिसे कहते हैं ना वो रोका ऐसे ही जा सकता है कि किसी तरीके चाइना को डराया जा सके कि वो अमेरिका के दोस्तों को मिलिटरीली तंग ना करे। अब बहुत ज्यादा पैसा अमेरिकन लगा रहे हैं, ठीक है जी, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर, बहुत ही ज्यादा। उसका क्या मुस्तकबिल बनता है क्या नहीं बनता, क्योंकि अभी तो विद इन द वेस्ट अगर ट्रंप आ जाता, रिपब्लिकन आ जाते हैं और वो क्वेश्चन लगा देते हैं कि जी 2% ऑफ द जीडीपी दें आप नेटो को, तो ये जितनी इकोनॉमीज हैं यूरोपियन इकोनॉमीज, ये तो वैसे ही इन्फ्लेशन की फंडी हुई हैं। उसकी वजह ये है कि भैया इस जंग ने जो अल्टरनेट एनर्जी रूट्स और जो सप्लाई चेन नई डिस्कवर करनी पड़ी, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ी। जब कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ी तो यूरोप के अंदर मसले, आप भी यूरोपियन छोटे मुल्कों को पूछ के तो देखें, उनके लोगों से उनसे बात करके तो देखें उनके। ये है ना कितना लिमिटेड। ये बात सही कह रहे हो कि मुल्कों की हालत एनर्जी क्राइसिस को लेकर बड़ी है, पर दैट्स प्रिसाइजली द पॉइंट कि जो एनर्जी उनका क्राइसिस है उसकी जो सोल्यूशन निकला है वो तो यही निकला है ना जो हिंदुस्तान कर रहा है। तो वो कैसे अपोज कर सकते हैं उस मुल्क को जो दरअसल उनके इंटरेस्ट में काम कर रहा है और उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। तो ये वो मुद्दा है। दूसरी तरफ ये कि ये जो कहना है कि नहीं साहब this kind of mixing up things, this is my problem with the whole narrative। के साथ इंगेज करके तो देखें, वो आपको बताएंगे कि उनको मसला क्या है, उनको
मसला क्या है वो बताएंगे जरूर। हाँ, जो ये 2% की बात कर रहे हैं, ये ट्रंप ने पहले भी बात की थी कि वो उसका ये कहना था कि भाई यूरोपियन जो नाटो अलाइज हैं, ये अपना हिस्सा डालें ताकि नाटो उससे मजबूत हो। और तो इसमें उनको मुश्किल क्या आएगी? अगर फिनलैंड को ये खतरा है कि बगल में रशिया बैठा हुआ है, अगर आप फिनलैंड में जाए, पुरानी बिल्डिंग्स को देखिए जो उनकी मोनुमेंटल बिल्डिंग्स हैं, तो आपको रशियन बिल्डिंग आर्किटेक्चर का जो इम्पैक्ट है आपको साफ नजर आता है। तो मेरा उनको अगर फिनलैंड को लगता है कि हमारे बगल में रशिया बैठा हुआ है और हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, तो देन दो ही तरीके हो सकते हैं ना, या तो वो अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे लेकर जाए, दैट विल बी मच मोर कॉस्टली देन गिविंग आउट 2%। अब ट्रंप अपने घर से आपके लिए क्यों निकाल कर दे भाई, एक ऐसे वक्त में जब पेट्रोल डॉलर का खतरा पैदा हो रहा है और अमेरिकन इकोनॉमी के डाउन होने का खतरा पैदा हो जाता है, ऐसे में तो वो अपने घर से निकाल के कहाँ से लाएगा ट्रंप? तो ट्रंप या कोई भी जो आता है उसकी जगह पर, अगर वो ये कहता है कि नहीं भाई, लेट्स कंट्रीब्यूट बिट मोर सो दैट वी आर स्ट्रॉन्गर एज अ ग्रुप एंड देन वी कैन सर्व आवर इंटरेस्ट, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो ट्रंप इज अ बनिया, तो वो तो ये बातें पैसे के लिहाज से कहेगा। और उसमें क्या गलत है? वो यही तो कहता है अमेरिका फर्स्ट, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग अमेरिका। और जो बाकी के यूरोपियन मुल्क हैं वो भी अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। आज अगर वो अपनी इकोनॉमी का सर्टेन परसेंटेज अपने लिए मिलिट्री खड़ी करने में लगाएं, क्या उससे सस्ता ये नहीं है उनके लिए कि वो अपने 2% यहाँ पर डाइवर्ट करें? कारण क्योंकि अगर ये 2%, अगर नेटो ने अब तक उनको में सिक्योरिटी न मिली होती, न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं मिला हुआ था आर्टिकल 5 के अंडर तमाम यूरोपियन मुल्कों को और नेटो कंट्रीज को, तो आप जरा सोचिए क्या वो 45 के बाद जब वॉर बंद हुआ तब से लेके और आज तक जिस तरह से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना कर रहे थे, क्या वो कर पाते? क्या वो बिना सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी गारंटी थी इसलिए आपने अपने आप को फोकस करके डेवलपमेंट के काम में लगा दिया, पर वो सुविधा हम लोगों के साथ तो नहीं थी। हमको तो हर वक्त देखना ये भी पड़ता है कि भैया कोई रोहिंग्या आ रहा है नहीं आ रहा है, बांग्लादेश से कितने रिफ्यूजी आ रहे हैं, पाकिस्तानी कौन से टेररिस्ट भेज रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्र का पानी, इधर का पानी, सब हमको देखना पड़ता है एंड वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन कॉस्ट। ठीक है, सो ये दिस इज व्हाट आई टेल, दिस इज व्हाट आई से, दिस इज व्हाट आई फाइंड, बट देखना तो पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म ये डिवाइड कितनी ज्यादा है और कितनी देर रहेगी। सो लेट्स सी इस हवाले से क्या होता है कि अगर तो विद इन द वेस्ट लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है या वेस्ट इस काबिल होता है कि बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, जो राइजिंग कंट्रीज हैं, उनको भी मैनेज कर सकता है। लेकिन मैंने जैसे बताया, अगर अमेरिकन इफ दे आर नॉट एबल इनफ, दे डोंट हैव अ चॉइस, if they are not able enough to take NATO into the Indo-Pacific, they will create a new NATO-style alliance within the Indo-Pacific. मुझे बड़े अच्छे से याद है कि जब अमेरिकन ने Indo-Pacific doctrines इंट्रोड्यूस कराना शुरू की बैक इन 2011, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे इलाके टाइम में, तो यूरोपियंस ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई तुम Indo-Pacific में चले गए, हमसे पूछा ही नहीं। अब यूरोपियंस कह रहे थे कि ये वहां चले गए, हमसे पूछा ही नहीं। मुझे याद है फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो है वो कहते हैं हमारी तो ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, न्यू कैलेडोनिया और बहुत सारे और जो है वो छोटे छोटे जजीरे हैं फ्रांस के। तो वी आर ए पावर, वी आर रीजनल पावर, हम तो उस कुत्ते की पावर है। लेकिन अमेरिकन क्या करना चाहते थे? अमेरिकन वांटेड टू कम बिफोर टाइम इन इंडो पैसिफिक, दे वांटेड टू टेक एडवांटेज ओवर द एंटायर यूरोपियंस एंड फ्रेंच टू मेक देयर ओन फुटप्रिंट्स, टू मेक देयर ओन अलायंस, टू मेक देयर ओन ग्रुप्स, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जब थोड़ी चीजें बना लेते तो यूरोपियंस को भी लेके आते। और आप तो हो गया ना, असली बात क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा था जो कर रहा था, और उसकी स्ट्रेटजी ये है कि बाद में द यूरोपियन जो नेटो अलाइज हैं वो उसको ज्वाइन कर लेंगे। दीज आर ऑल, एवरीबडी इज रिप्रेजेंटिंग वंस ऑन नेशनल इंटरेस्ट। ऐसे में मैक्रोन ने अगर ये कहा कि नहीं हमारी कॉलोनीज है वहां पर, जस्टिफाइड है ना वो बात तो जस्टिफाइड है। तो ये मतलब बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर जो एक मर्जर होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनने का, एक प्लेटफॉर्म पे आके एक ऑब्जेक्टिव को पहले एक ऑब्जेक्टिव को बनाया जाए, फिर उस ऑब्जेक्टिव को सर्व किया जाए। ये जो बातें हैं ये समझने में क्यों मुश्किल लगती हैं? अपने को नहीं समझ आता। और जो प्रोसेस है उसको लड़ाई करते हैं।
एक्चुअली जो जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, द मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ आइडियाज, उसको ये लड़ाई समझते हैं। जबकि नॉर्मल सेन लोग इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने व्यूज को जरूर दीजिएगा मुझे इस सारे के सारे प्रकरण पर जो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया, और ये भी देखिएगा कि नैरेटिव की लड़ाई ये मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि इन दिनों में नैरेटिव की इस जो नैरेटिव को स्प्रेड करने के जो तरीके हैं उनमें बड़ा फर्क आ रहा है, और इस किस्म के लोग जो है उसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार इन चीजों को शेयर कर रहा हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा इस सारी कमेंट्री पर जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये कि आपको क्या लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ उससे और डिफरेंट क्या हो सकता है, क्योंकि जिस वैरायटी ऑफ आइडियाज की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके जरिए भी इस कमेंट बॉक्स में नजर आनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।